कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, लिपिड्स में CHO होता है, लेकिन प्रोटीन्स में CHO तो होता ही है, साथ में NH2 भी होता है, नाइट्रोजन आ जाती है। न्यूक्लिक एसिड में बोलो नाइट्रोजन तो होता ही है, नाइट्रोजन बेस, साथ में फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म में फॉस्फोरस और आ जाता है। और प्रोटीन्स में बच्चों कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी होता है। कौन कौन से? सिस्टीन और मिथियोनिन में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर। क्या प्रेजेंट होता है? तो वहां सल्फर भी एसेंशियल हो गया ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बेसिक बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो तो CHO बनाता है। कौन बनाता है? लेकिन साथ में हेल्प NPS भी करते हैं ना। इसलिए आप ध्यान रखना, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हैं? ठीक है, करें फिर शुरू। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, है ना। तो टॉपिक का नाम है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको बताना है कि सोर्स टू सिंक होता है, यस और नो। और साथ ही साथ हमने कल पढ़ा था कि फूड ट्रांसपोर्ट अकर्स फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, और इसे हमने नाम दिया था बच्चे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या बोल दिया हमने इसको मंच हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या फिर बोल देंगे हम इसको मंच हाइपोथेसिस। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो। जब हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? समझ रहे हैं बात या नहीं? किसकी? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की बात जब हम करेंगे तो याद रखेंगे कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में फूड का जो ट्रांसपोर्ट है, किसका? फूड का, वो होता है बच्चे फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। जैसे आप ये देखिए कि भाई अपने पास ये एक फ्लोएम टिश्यू है। याद रहे फ्लोएम टिश्यू में ये फ्लोएम टिश्यू की सेल्स हैं। इन सेल्स को जैसे मैं नाम दे रहा हूं A, B, C और D। कितने सेल्स हैं? इनकी जो कॉमन वॉल्स हैं, क्या है? इनकी कॉमन वॉल्स पर बोलो पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं ना कॉमन वॉल्स पर, इनको कहा जाता है बोलो सीव पोर्स। कॉमन वॉल्स पर जो पोर्स होते हैं इनका नाम क्या है? सीव पोर। और ये जो कॉमन वॉल है ना बच्चे, इसको नाम देते हैं सीव प्लेट। तो सीव प्लेट अलग चीज है, प्लेट वो कॉमन वॉल हो गई, और सीव पोर जो उसमें छेद होते हैं बच्चे उनको कहते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? एंड ऑल द सेल्स आर लिंक्ड बाय दीज पोर्स and work like as a tube, work like as a, so these all cells are also known as sieve tube। समझ रहे हैं बात या नहीं? आप बताइए कि ये कैरेक्टर एंजियोस्पर्म का है, किसका है? और हम जो ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम जो ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं किसमें? आप बताइए हायर प्लांट्स में, और हायर प्लांट्स में भी किसमें? एंजियोस्पर्म में। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि पोर्स इधर वाली वॉल्स पे होते हैं, इसलिए उनको सीव सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी? सेल बायोलॉजी में कहा जाता है कि जो सीव ट्यूब और सीव सेल्स होती हैं आर ए न्यूक्लिएटेड बोथ, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मेच्योरिटी पर इनका न्यूक्लियस गायब हो जाता है। किस किस का? सीव सेल्स का और सीव ट्यूब्स का। तो आप बताएंगे ए न्यूक्लिएटेड है। ए न्यूक्लिएटेड है तो इनके फंक्शंस आप बताइए। इनके फंक्शंस रेगुलेट करने का काम करती हैं कुछ स्पेशल सेल्स, जिनको नाम देते हैं हम कंपेनियन सेल्स। क्या नाम देते हैं? सीव ट्यूब के केस में तो नाम दोगे क्या? कंपेनियन सेल, यस और नो। लेकिन जिम्नोस्पर्म की सीव सेल्स के साथ होती हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे ना हम, तो हमें ये बात पता चलेगी कि एट मैच्योरिटी फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स की सेल्स होती हैं बच्चे, इनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? गायब। दो चीजें याद रखनी है, एक तो सीव एलिमेंट फ्लोएम का, और दूसरा मैच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमंस।
दोनों में मेच्योरिटी पर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो। आप बताइए कि जैसे अपने पास कोई एक सेल है, बताइए कोई मीजोफिल सेल, ठीक है, आप बताइए इस मीजोफिल सेल में चल रहा है फोटोसिंथेसिस, क्या चल रहा है, आप बताइए फोटोसिंथेसिस से यहां फूड बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में। ये जो ग्लूकोज बनेगा ना, इस ग्लूकोज को प्लांट सेल थोड़ी बहुत अमाउंट तो ग्लूकोज की बोलो स्टोर करके रखेगी अपने लिए, क्या बनाकर, स्टार्च बनाकर क्या कर लेगी, स्टोर। क्यों, क्योंकि इसे भी तो जिंदा रहना है। नाइट में जब इसमें क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस, क्या नहीं होगा, यस और नो, तो उस टाइम पे इसको क्या चाहिए होगा, फूड। तो वो फूड कहां से आएगा, कहां से आएगा, समझ रहे हैं बात या नहीं। इसलिए नाइट के लिए इसने फूड स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, बोलिए ऐसा, कन्वर्ट्स इनटू सुक्रोज, क्योंकि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में। अब बताइए कि जो मीजोफिल सेल है इसमें जो सुक्रोज बनाया गया है, इस सुक्रोज को कहां डाल देंगे, तो बताइए पहले फूड किस में आएगा और कंपेनियन सेल से कहां जाएगा। क्या कंपेनियन सेल्स फ्लोएम का पार्ट है, क्या कंपेनियन सेल्स फ्लोएम का पार्ट है, बिल्कुल है। तो आप बताइए फूड का मीजोफिल से किस में आना, फूड का मीजोफिल से किस में आना, बोलो, नॉन एज फ्लोएम लोडिंग प्रोसेस। और बताइए ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव इन द सेंस कि इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, क्या कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। एक तो ये बात याद करो। दूसरा याद करो कि जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम, उस फ्लोएम के साथ एक टिश्यू और रहता है, इस टिश्यू का नाम क्या है, जाइलम, समझ रहे हैं बात या नहीं। फ्लोएम के साथ जो टिश्यू रहेगा साथ में, उसका नाम क्या है, जाइलम। इन दोनों को मिलाकर हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, क्या कहते हैं। आप बताइए जाइलम फ्लोएम साथ साथ होते हैं, अकेले कभी नहीं होते, समझ रहे हैं बात या नहीं। उसका रीजन है, बताइए कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन है वो होता थ्रू द फ्लोएम है, फूड ट्रांसलोकेट थ्रू फ्लोएम, बट जाइलम इसमें क्या करता है, हेल्प। पूछो किस लिए, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको फूड हाई टीपी टू लो टीपी ट्रांसपोर्ट करवाना है ना, तो फूड को हाई टीपी टू लो टीपी ले जाने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो प्रेशर होगा टर्गर प्रेशर। और ये टर्गर प्रेशर डेवलप कैसे होगा, वाटर से, और वो वाटर हम किससे लेंगे। तो आप बताइए जाइलम फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जाइलम से फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। क्लियर है बात, यस और नो। अच्छे से सुनिए बात ध्यान से। यहां सुक्रोज का जो मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको समझा रहा हूं, इसके लिए एक बात याद करिए। नीट 2017 में क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन आपकी इस बात से क्लियर होगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हैं बात या नहीं। लेकिन 18 के बाद सारी बातें एग्जाम के अंदर कहां से आ रही हैं, 4 साल से लगातार, समझ रहे हैं बात या नहीं। आप देखिए कि जैसे अपने पास ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, बताइए कंपेनियन सेल की, किसकी में, बाहर इसके कौन प्रेजेंट है, सुक्रोज। सुक्रोज आना चाह रहा है अंदर, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो बोलो सुक्रोज आना कहां जा रहा है, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है बात या नहीं। जब सुक्रोज किसमें आना चाह रहा है, तो आप बताएंगे कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या, H प्लस आयंस, और ये H प्लस आयन साइटोप्लाज्म से निकाले जाते हैं बाहर। मतलब जिस सेल में आपको फूड को लोड करवाना है ना सुक्रोज को, उस सेल से H प्लस आयन क्या करने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे। अब बताओ H प्लस आयन बाहर ज्यादा है या अंदर, तो आप बताइए कि यहां से H प्लस आयन निकलने में क्या खर्च करते हैं, एटीपी एनर्जी, ठीक है। तो बताइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ H प्लस आयंस होता है, जिससे कि सेल के बाहर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बाहर हाई हो जाती है। अब बताइए H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बाहर क्या हो गई है, हाई, समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो। तो आप बताइए कि जब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बाहर क्या हो गई, तो अब ये H प्लस आयन अंदर जा सकते हैं,
बताओ, थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये H प्लस आयन यहां से वापस कहां आएंगे? क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने H प्लस आयंस का ग्रेडियंट सेट कर दिया। बाहर H प्लस आयन, बाहर H प्लस आयन, अंदर तो हाई टू लो H प्लस आयन चल पड़ेंगे। जब ये H प्लस आयन हायर कंसंट्रेशन टू चलेंगे किस तरफ, तो H प्लस तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन H प्लस अकेले नहीं जाएंगे, साथ में किसको लेकर चलेंगे? बोलो, सिम्पोर्ट का एग्जांपल हो गया। और याद करिए, जब आपने एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट पढ़ा था ना, तो मैंने कहा था कि सिम्पोर्ट का एग्जांपल आपको मैं पढ़ाऊंगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के दौरान, और अभी मैं आपको बता भी रहा हूं। समझ रहे हैं बात या नहीं? सिम्पोर्ट का एग्जांपल अभी मैं आपको बता भी रहा हूं। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताएंगे कि एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, ये जो तीन ट्रांसपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से? इसमें से ये सिम्पोर्ट का एग्जांपल है कि H प्लस आयंस और शुगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही प्रोटीन से निकल रहे हैं। तो किसका एग्जांपल हो गया ये? क्लियर है बात? यस और नो? तो आप बताइए, सुक्रोज अंदर जाता है तब एनर्जी खर्च नहीं करता, लेकिन सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट के लिए ओवरऑल हमें क्या लगानी पड़ती है, इसलिए इस प्रोसेस को कैसा लिखा? क्लियर? हाँ या ना? आप मुझे बताइए, जब अंदर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? अंदर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम, तभी तो सुक्रोज अंदर जाएगा। अगर अंदर H प्लस आयंस क्या होंगे, तभी तो सुक्रोज अंदर आएगा, क्योंकि ग्रेडियंट सेट करना है आपको। नीट 2017 में क्वेश्चन था कि अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द फ्लोएम सैप आर आइसोलेटेड, यस और नो, कि अगर आप फ्लोएम सैप की कुछ ड्रॉप्स क्या करें तो उनकी पीएच कैसी होगी? बोलो, एल्केलाइन, क्योंकि फ्लोएम सैप में H प्लस क्या मिलेंगे, क्योंकि अंदर सुक्रोज की अमाउंट क्या मिलने वाली है, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सुक्रोज की फॉर्म में, और अगर आप बार बार सुक्रोज को फ्लोएम में क्या करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं, अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि अंदर H प्लस आयन क्या रहे और बाहर, तभी तो सुक्रोज आएगा ना H प्लस आयंस के साथ थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ रहे हैं बात? यस और नो? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपको समझ आई है बात या नहीं? ऊपर से गया सब है भाई? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बताइए, जब सुक्रोज फ्लोएम की सेल में आया, कौन सी सेल में? बी सेल में, तो आप बताइए कि सुक्रोज की एंट्री की वजह से इस सेल के अंदर सॉल्यूशन का ओपी राइज हो गया। ओपी राइज हो गया तो सेल की वाटर डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। अब वाटर डिमांड बढ़ेगी तो आप बताइए कि जाइलम से वाटर डिमांड इंक्रीज होने की वजह से वाटर मूव होगा किसमें? फ्लोएम की सेल में, और फ्लोएम की सेल में जैसे ही पानी आएगा तो यहाँ का टर्गर प्रेशर, सही है? तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट सेल जो सी है, इस सी का टर्गर प्रेशर हाई होगा या लो है? और बी का, सी का, तो बताइए हाई टर्गर प्रेशर टू सुक्रोज सॉल्यूशन चल पड़ेगा। अब ये सुक्रोज सॉल्यूशन किधर आया? आ गया। तो यहाँ का ओपी डिमांड, तो बोलो जितनी भी डिमांड होगी पानी की, जो भी वाटर मॉलिक्यूल आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो फिर से कहां से आएंगे? सही है, एंटर करेंगे तो इधर टीपी, नेक्स्ट सेल में टीपी, मतलब कंटिन्यूस जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हाई टीपी टू कंटिन्यूस चल रहा है। हाई टीपी टू लो टीपी टू, हाई टीपी टू लो टीपी, कंटिन्यूस फूड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसे कहते हैं बच्चे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। मैंने 3 सेल्स पढ़ाई हैं, ए, बी, सी और डी। कितनी सेल पढ़ाई हैं? कौन कौन सी? बी, सी और डी, 3 सेल्स पढ़ाई हैं। बोलो, आप 3 छोड़ो 30 पढ़ो, बोलो 30 छोड़ो 300 पढ़ो, ट्रांसपोर्ट यही होगा, हाई टीपी टू हाई टीपी टू हाई टीपी टू। और वो हाई टीपी मेंटेन करने का काम करेगा कौन? जाइलम यहां से क्या देगा? वाटर, और वाटर जाएगा बच्चे सोल्ट के, सॉल्यूट के पीछे पीछे। बोलो, सुक्रोज वर्क लाइक एज द सॉल्यूट इन द फ्लोएम, तो फ्लोएम के अंदर सॉल्यूट इंक्रीज होने से ओपी का लेवल, वाटर डिमांड, और वो डिमांड पूरी कहां से होगी? जाइलम से। समझ रहे हैं बात या नहीं? और लगातार सेल्स का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, नेक्स्ट सेल का टर्गर प्रेशर कम होगा, फूड ट्रांसलोकेट करेगा हाई टीपी टू हाई टीपी टू हाई टीपी टू
हम कहेंगे कि भाई फूड का ट्रांसलोकेशन होगा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या आप बोल सकते हैं इसे मुंच हाइपोथेसिस। क्लियर है बात या नहीं? अब बताइए, जिस एरिया से आपने फूड को अंदर डाला है, कंपेनियन सेल्स में लेकर आए हो, फ्लोएम में लेकर आए हो, इस एरिया को आप बोलेंगे सोर्स, क्या कहेंगे? लेकिन जिस एरिया में फूड जाता है उसे आप क्या कहते हैं? आप मानिए कि जो डी सेल हमने बनाई है, इस एरिया में ये पोर्शन सिंक वाला है। कौन सा वाला पोर्शन है? तो आप बताइए कि अब यहां से फूड क्या होगा, बाहर निकलेगा। वही फ्लोएम से पहले फूड कहां आया, और फिर यहां से मीजोफिल सेल, यहां नहीं, सिंक सेल में जहां भी फूड की जरूरत है वहां सुक्रोज आ गया। इसे बोलेंगे फ्लोएम अनलोडिंग। फ्लोएम में फूड आए तो फ्लोएम, बाहर निकले तो, और बताइए कि ये भी एक कैसा प्रोसेस है? तो फ्लोएम लोडिंग कैसा, फ्लोएम अनलोडिंग कैसा, बोथ प्रोसेस आर यस और नो। अब आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि जो सुक्रोज यहां आया है, सुक्रोज आने के बाद होगा क्या? सुक्रोज तो स्टोर होगा नहीं। आप बताइए, या तो आप इसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अगर आप इसे स्टोर करेंगे तो किसमें कन्वर्ट करेंगे? सही है बात या नहीं? या फिर आप बताइए, इससे हम सेल वॉल बनाएंगे, नई सेल वॉल, नए रीजन्स की नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। बताइए, अगर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो सेल्यूलोज बनेगा। सेल वॉल के लिए क्या बनेगा? सेल्यूलोज। और अगर बच्चे आप इसे यूज करेंगे रेस्पिरेशन में, किसमें? तो ये मैंने आपको बात पढ़ाई थी, याद करो आप। सुक्रोज इज ब्रेक डाउन बाय द इन्वर्टेज और द सुक्रेज एंजाइम into two monosaccharides glucose and both the monosaccharides are radially enters into the glycolytic pathway and phosphorylated, yes or no? और साथ ही साथ हमने ये भी बोला था कि फॉस्फोराइलेशन के बाद subsequent steps of the glucose and fructose are same, याद है नहीं है? तो आप सुक्रोज को या तो रेस्पिरेशन में यूज करोगे एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, या इसे आप स्टोर करेंगे तो स्टार्च में बदल देंगे, और या फिर आप इससे सेल्यूलोज बना के नई सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। तीनों ही केसेस में यहां आपको याद रखना है कि सुक्रोज की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम। तो ओपी का लेवल, तो बोलो जितना भी एक्स्ट्रा पानी यहाँ होगा वो दोबारा किसमें चला जाएगा, जाइलम में। समझ रहे हैं बात या नहीं? एक्स्ट्रा वाटर जितना भी होगा ना सुक्रोज के साथ साथ जो गया होगा, वो सारा वापस किसमें आ जाएगा, जाइलम में। तो ऐसे फ्लो क्या रहता है, मेंटेन। लेकिन ये तो तब है जब जनरल कंडीशंस में फूड सोर्स टू कहां आ रहा हो, सिंक आ रहा हो। लेकिन अगर कंडीशंस एडवर्स हो जाएं, कंडीशंस अगर, तो आप बताइए यही फूड जो होता है बच्चे, वो सिंक से निकलकर सोर्स की तरफ चलना शुरू कर देता है। सही है? यहां होने लगती है लोडिंग और यहां होने लगती है अनलोडिंग, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। ये बात समझ में आती है बच्चे को, लेकिन वो इस डायग्राम को लेकर एक डाउट जरूर क्रिएट करता है। पूछो क्या? सर आपने बी सेल में लोडिंग करवाई, लेकिन पोर तो ए में भी है, तो फूड ऊपर की तरफ नहीं जा सकता क्या? बोलो जा सकता है, बोलो ऐसे, और जाता भी है। रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट की बच्चे रूट है, आप बताइए जो रूट होता है वो फूड खुद नहीं बनाता, इसलिए जनरली रूट सिंक होता है। सही है? फूड बनाता कौन है? लीफ। तो लीफ फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगी, तो ये कौन है? सोर्स। लेकिन आप बताइए कि प्लांट का जो टिप वाला रीजन होता है ना ये, यस और नो, इसे हम कहते हैं बच्चे एपिकल बड। वर्ड नहीं, हाँ कौन बोल रहा है वर्ड? बड, बड। एपिकल बड मीन्स है मेरिस्टेम। क्या है? बताइए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फूड फॉर्मेशन नहीं करता है, इसका मतलब एक एपिकल बड या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद अपने आप में क्या होता है, सिंक। क्योंकि जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है बायोसिंथेसिस ऑफ प्लास्टिड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ प्लास्टिड्स। जब प्लास्टिड्स के बायोसिंथेसिस की बात आती है, एक तो बताते हैं हम बाइनरी फ्यूजन से, हम कहते हैं जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट कार्ब मतलब होते हैं ना प्लास्टिड्स, वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके बनाते हैं किसको, नए प्लास्टिड को। यस और नो, यस और नो, यस और नो।
और दूसरा हम कहेंगे कि भाई ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भाई एक तो हमें सिंपल बात याद करनी है कि भाई जो फूड था वो एपिकल बर्ड में जा रहा है तो प्लास्टिड है ही नहीं, प्लास्टिड तो फूड बनेगा नहीं, क्योंकि प्रोप्लास्टिड होते हैं। आप याद करो बायोसिंथेसिस ऑफ प्लास्टिड बाय प्रोप्लास्टिड्स बाय और प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड्स में बाइनरी फिजन से। सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं अपने, बीच में डब्बा बनाते हैं प्रोप्लास्टिड, इधर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और फिर हमने कहा था वन टाइप ऑफ प्लास्टिड कन्वर्ट इनटू सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड, इसलिए हरे फल रंग बिरंगे हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोक्रोमो में बदल जाते हैं, क्योंकि डीएनए सेम होता है। डीएनए सेम इसलिए होता है क्योंकि सारे प्रोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं। प्रोप्लास्टिड प्लास्टिड की एक्टिव फॉर्म, प्रोप्लास्टिड प्लास्टिड की एक्टिव फॉर्म, सिंपल बात है। समझ पाए? यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़ूं आगे? ठीक है बेटा, कौन सी ये वाली? हाँ, यहां से जब यहां आओगे ना आप तब भी यही मेथड होगा, यहां से यहां जाओगे ना आप तब भी यही मेथड होगा। जब जब मेम्ब्रेन क्रॉस करोगे तब तब इसी मेथड से क्रॉस करोगे। तो मैंने कहा सेल की मेम्ब्रेन है, मैंने कोई फिक्स नहीं किया कि ये फ्लोएम की सेल है, ये कंपेनियन सेल है, कोई भी सेल हो, मेम्ब्रेन को सुक्रोज डायरेक्ट क्रॉस नहीं करता। क्लियर है बात? यस और नो? बढ़े आगे? अब देखो बच्चों, आप बताओ एपिकल बर्ड अपने आप में क्या है? सिंक, क्योंकि उसके पास प्लास्टिड है ही नहीं, प्रोप्लास्टिड्स हैं। तो आप बताएंगे कि फूड जो है वो लीव से इधर भी जाएगा और लीव से, तो हम कहते हैं कि फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू, फूड ट्रांसलोकेट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। समझ रहे हैं बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं, एक मिनट दो बस। चलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? पक्का? हाँ, ये पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई। बस एक वर्ड है जो बच्चे को दुखी करता है और बच्चा उसके लिए काउंटर पे आता है। पूछो क्या? वो वर्ड होता है बच्चे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ये जो आपको एरो दिखा रहा हूं ना, फ्लो जाता हुआ ये वाला, ये इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। आप ऐसे समझो कि भाई गुब्बारा होता है ना, बैलून, वो पानी से भर लो आप, वाटर उसमें फुल फिल कर लो पूरा। गुब्बारे की जो वॉल होती है इलास्टिक होती है, उसमें करो छेद। सही है? जैसे उसमें छेद किया तो पानी उससे, तो पानी की लंबी क्या बनेगी? धार बनेगी। वो धार जो बनती है वो स्टैंड है। किस वजह से? क्योंकि गुब्बारा लगातार श्रिंक हो रहा है प्रेशर की वजह से। ऐसे बताओ, यहां प्रेशर क्या है, इधर प्रेशर क्या है? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब फ्लो करते हो तो इन पोर्स में से क्या जाता हुआ दिखता है? हाँ, ऐसे बहता हुआ फ्लो दिखेगा आपको। इसी फ्लो को क्या कहेंगे? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? अच्छे से? एक बात और सुनिए, एनसीईआरटी कह रही है कि फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से होता है। किसका? फूड का ट्रांसलोकेशन किससे होता है? इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से क्या कर सकते हैं? प्रूव। उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं, या कहते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। बोलो गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, बोलो ऐसे, बोलो ये क्या है? गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में समझो कि जैसे मान लो अपने पास ये कोई प्लांट है, उस प्लांट का ये मेन एक्सिस है बच्चे, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि भाई ये वाला पोर्शन तो क्या है? रूट, और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ सॉइल सरफेस के क्या है? स्टेम। स्टेम में सेंट्रलाइज्ड, यहां पर ये बिल्कुल सेंटर के अंदर जो टिश्यू है बच्चे, ये आप बताइए जाइलम है। आप बताइए रूट हो चाहे शूट हो, जो जाइलम होता है वो सेंट्रलाइज ही होता है, ये जाइलम है। ठीक है? सेंटर में जाइलम और उसके चारों तरफ फ्लोएम होता है। ठीक है? रूट हो चाहे शूट हो, चाहे आप कॉन्जॉइंट पढ़ना चाहे रेडियल पढ़ना, आपको सेंटर में क्या मिलेगा और बाहर की तरफ फ्लोएम बाहर की तरफ ही होता है। इसलिए सेंट्रल पार्ट में एनुअल रिंग्स बनती हैं बाय द हार्ट। हार्टवुड कुछ और नहीं, जाइलम ही होता है, जिसमें बहुत सारा वेस्ट, रेजिन, टेनिन वगैरह स्टोर हो जाते हैं और वो बन जाती है रिंग्स, जिनसे हम प्लांट की एज बताते हैं। एनाटॉमी पढ़ोगे आप बढ़िया से।
तो बाहर की तरफ टिश्यू कौन सा है? फ्लोएम। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि जाइलम के बाहर की तरफ ये कौन है? ये जो येलो कलर में बना रहा हूँ ये कौन है? फ्लोएम। इधर भी बना रहा हूँ और इधर भी बना रहा हूँ, लेकिन समझना बच्चे, ये जो फ्लोएम टिश्यू है ना, येलो कलर में जो बनाया है, बच्चा कहता है सर आपने तो दोनों तरफ ही बनाया है। चारों तरफ है, ये डायग्राम 2D पे है ना, 3D पे होता तो मैं चारों तरफ बताता आपको, है ना? तो ऐसे बताओ कि भाई ये क्या है? फ्लोएम है। समझ रहे हैं बात या नहीं? ये क्या है? फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम है। समझ रहे हैं बात? अब दूसरी बात ये समझो कि भाई इधर एरियल पार्ट में यहां पर एक लीफ है, क्या है ये? इस लीफ में चल रहा है फोटोसिंथेसिस। क्या चल रहा है? इस फोटोसिंथेसिस को होने के लिए बोलो वाटर की रिक्वायरमेंट है। सही है। और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी चाहिए। सही है। बोलो वाटर एंड मिनरल्स जाइलम के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करवाए जाएंगे? प्रोवाइड। बदले में आप बताइए वहां से बनेगा फूड। कहां से? हाँ, और ये जो फूड यहां बनेगा ना बच्चे, सही है, ये यहां से फ्लोएम के थ्रू नीचे की तरफ फ्लो करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। तो जाइलम से पानी कहां जा रहा है? ऊपर। और फ्लोएम से फूड कहां आ रहा है? आप बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए जितना भी क्या चाहिए? वाटर। कितना क्या चाहिए? वो सारा का सारा कौन देगा? कौन देगा? सही है बात या नहीं? और जो फूड बच्चे बनेगा वो वहां से नीचे की तरफ चल पड़ेगा। सही है? यस और नो? अच्छे से। अब देखो आप, ऐसे ना एक ये बोतल देना बच्चे मेरे को, ये वाली, मैं देख रहा था कौन सी बोतल लूं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ से ना जैसे इसको मान लीजिए स्टेम है पूरा, ठीक है? क्या है ये? स्टेम में यहाँ पर कोई तार बांध दीजिए आप, वायर, सिर्फ एक ही जगह पे, जहां मेरी आपको उंगली दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ आपने चारों तरफ से बोतल को क्या कर दिया? वायर से। ठीक है? या आप प्लास्टिक को कोई लाइन कुछ ले लीजिए, कोई धागा ले लीजिए, बस करना क्या है, इसको रगड़ना है सिर्फ इसी जगह से, एक ही जगह से। बोलो सबसे बाहर होगा कॉर्क, हट जाएगा सिर्फ इसी पर्टिकुलर पॉइंट से। फिर अंदर कॉर्टेक्स, हट गया। डैमेज करते जा रहे हैं हम लगातार, मतलब एक तरह से काट रहे हैं इसको। सही है? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कटता जा रहा है। सही है? फ्लोयम, बस जाइलम बच गया। बस जब जाइलम बच जाए तब आप छोड़ दो, है ना? तो ये पता है स्टेम का डायग्राम ऐसा हो जाएगा, देखो जो बेसिकली हमने ये स्टेम बनाया ना, ये स्टेम ऐसा हो जाएगा। और ये सेंट्रल पार्ट कौन है? हाँ, सही है। और इस जगह से हमने बाकी सारा टिश्यू क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और ये वाला जो फ्लोयम है ना, फ्लोयम, ये यहां तक ही रहेगा बस। अब इसका कनेक्शन तोड़ दिया ना हमने। सही है? यहां से इसका क्या तोड़ दिया हमने? ये कनेक्शन तोड़ दिया, तो फ्लोयम का कनेक्शन भी हट गया। यस और नो? बस किसका जाइलम का कनेक्शन बना हुआ है? सिर्फ जाइलम का कनेक्शन बना हुआ है, बाकी सबका टूट गया। आप बताइए जाइलम से बाहर की तरफ जितना भी टिश्यू होता है ये पूरा, है ना, इसको कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में जब आप एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे? एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो उस एनाटॉमी ऑफ प्लांट में एक बात बहुत साफ साफ है, पूछे क्या? कि बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म। बार्क इज ए, पूछो क्यों? क्योंकि एक टिश्यू का नाम नहीं है ये। आप कॉर्क से लगे हो फ्लोएम तक, पूरे टिश्यू को बार्क कह रहे हो। तो बार्क क्या कर दिया आपने? कॉर्क नहीं, बार्क। कॉर्क आउटर मोस्ट लेयर होती है, डेड लेयर। कॉर्क अलग है, बार्क अलग है। तो बार्क रिमूव कर दिया आपने, बार्क रिमूव कर दिया, बोलो फ्लोएम भी हटा दिया। इसका मतलब ये जो डायग्राम बनेगा हमारा, वो डायग्राम ऐसा बनेगा कि भाई यहां से हमने किसको हटा दिया? सही है?
इस जगह से बाहर हटा दिया, लेकिन फ्लोएम का कनेक्शन तो अभी बना हुआ है ना, या हट गया? लेकिन किसका हट गया? जाइलम का बना हुआ है, और किसका कनेक्शन हट गया? फ्लोएम का। सही है। अब ऊपर से फूड आएगा, ऊपर से, लेकिन यहां इस रीजन में इकट्ठा होता रहेगा, बस डिपॉजिट होता रहेगा फूड यहां पर, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि बाहर हटा दिया ना, तो कनेक्शन टूट गया ना बच्चे। यस और नो? तो फूड इस एरिया में क्या होता रहेगा? डिपॉजिट। और थोड़े दिनों के बाद हम देखेंगे कि जो स्टेम का ये हिस्सा है ना बच्चे, ये फूल जाएगा, स्टेम का ये हिस्सा। और जब हम फूले हुए हिस्से की क्या करेंगे, स्टडी, तो सबसे ज्यादा हमें यहाँ क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट तो है। यस और नो? तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट के मिलने की वजह से यहाँ पे ये हिस्सा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और इससे हम प्रूव कर देते हैं कि भाई फूड का ट्रांसलोकेशन है वो किससे होता है? फ्लोएम से। क्योंकि आप जब बाहर हटाते हैं तो आप फ्लोएम का कनेक्शन तोड़ते हैं, जाइलम का नहीं। कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? है स्टार्च की फॉर्म में बच्चे। सक्रोज तो फिर यहाँ पर पानी ला ला के आप पागल हो जाओगे। अगर सुक्रोज होगा तो सोल्यूबल फॉर्म होगी। मैंने कहा था कल भी कि स्टोरेज जो होता है वो हमेशा इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है। बोर्ड पे साफ साफ लिखा था मैंने कि स्टोरेज हमेशा ऑस्मोटिकली इनएक्टिव या इनर्ट फॉर्म में ही होगा। याद है आपको? यस और नो? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ये है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। आज बड़ा सही लग रहा है बच्चों को कि सब बातें समझ में आई है। लेकिन एनसीईआरटी पेज नंबर 192 से जब आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, ए सिंपल एक्सपेरिमेंट गर्डलिंग कंडक्टेड इन द प्लांट, लिखा है ना, इसकी सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिख रहा है कि दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शो दैट द फ्लोएम इज लोकेशन ऑफ द फूड इन वन डायरेक्शन। तो बच्चा कहता है सर आपने अभी तो पढ़ाया था कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन एनसीईआरटी हमें पढ़ा रही है कि भाई फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल ना होकर कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? अभी तो आपने कहा कि बाई डायरेक्शनल है, लेकिन अभी एनसीईआरटी क्या कह रही है? वन डायरेक्शन ओनली। तो यहां इस बात का आपको खास ध्यान रखना है बच्चे कि वन डायरेक्शन ओनली ड्यूरिंग गर्डलिंग। आप बताइए फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट दो डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन वन टाइम वन डायरेक्शन। एक टाइम में तो किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। आप सोचो बच्चे, इस फ्लोएम से फूड इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, टीपी कैसे हाई टू लो करोगे आप? लेकिन एक टाइम में तो किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना फूड। हाँ या ना? तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन वन डायरेक्शन ओनली ड्यूरिंग वन टाइम वन डायरेक्शन। लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर वो दूसरी तरफ जा सकता है, हमेशा जाता ही है जरूरी? एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम किसी को भी? और जो चार एक्स्ट्रा बातें मैंने बतानी थी कल बता दी आपको। अपना चैप्टर पूरा बच्चे, कुछ पूछेंगे तो पूछो। हाँ, इसमें आपको ऐसा समझना है कि पानी तो ऊपर जा ही रहा है, फूड नीचे नहीं आ रहा, रूट पहले मरेगी। आपसे को पहले पूछ लेना कि भाई पहले कौन मरेगा, आप बताना रूट। क्योंकि रूट को क्या नहीं मिल रहा? शूट को तो पानी मिल ही रहा है ना, उसको तो वाटर और मिनरल चाहिए, दोनों मिल रहे हैं। तो पहले कौन मरेगा? एग्जैक्टली तो डेड कौन हो जाएगा पहले? हाँ, यहां तक प्रॉब्लम पक्का? देखो है बेटा, कौन स्टेम रीजनरेट कैसे करोगे आप? नहीं नहीं, ये मैं बताऊं क्या किस बात पे जा रहे हैं। ये जा रहे हैं जो आप पढ़ते हो ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कटिंग्स लगाना। जैसे रोज प्लांट की स्टेम की कटिंग लगाते हैं तो एक प्लांट से नया प्लांट बन जाता है। तो कुछ प्लांट्स में होता है ऐसा, हर किसी प्लांट में नहीं होता। ये पता चलेगा आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से। लेकिन अभी अपना टॉपिक एनाटॉमी नहीं है, वरना उस डायरेक्शन में चल पड़ता था, है ना? प्रॉब्लम? बढ़े आगे? चलो और सुनिए। अब हम शुरू करते हैं नया चैप्टर बच्चे। चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन। नहीं नहीं, सुक्रोज से नहीं बनता। सुक्रोज से दूसरा कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज। मतलब हम कह रहे हैं हमने फूड को ट्रांसलोकेट करवाया सुक्रोज की फॉर्म में। अब मेरे घर पे सुक्रोज आया है, अब सुक्रोज से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे घर पे गेहूं आया, उससे मैंने आटा पिसवाया, अब उस आटे से मैं रोटी भी बना सकता हूँ और दूसरी चीजें भी, दूसरी डिशेस भी बना सकता हूँ।
तो वही बात है, ट्रांसलोकेट किस फॉर्म में हुआ है। अब जो सुक्रोज आया ना, उस सुक्रोज से मैं स्टार्च भी बना पाऊंगा, उसी सुक्रोज से मैं सेलुलोज भी बना पाऊंगा, उसी से मैं दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी बना पाऊंगा, और उसी सुक्रोज को मैं रेस्पिरेशन के लिए यूज भी कर पाऊंगा। ये मैंने कहा है कि सुक्रोज या तो स्टार्च में, या सेलुलोज फॉर्मेशन में, या रेस्पिरेशन में काम आ जाएगा, जिससे कि सेल का मेटाबॉलिज्म चल जाए। और बताओ। हाँ, नीचे वाले को फूड नहीं मिलेगा, तो वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके पास स्टोर फूड है, और जैसे उसका स्टोर फूड क्या होगा, ये मरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रूट डाई फर्स्ट। पतझड़ में, पतझड़ में, हाँ, तो फूड फिर देखो ना, नीचे से सिंक सोर्स का काम करता है, बताया मैंने आपको। उसमें गर्डलिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फूड के लिए, गर्डलिंग के लिए यहाँ स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए। ऑटम के टाइम पे क्या होता है कि जब एडवर्स कंडीशंस में आप सिंक से फूड लेकर जाते हैं ना, तो ज्यादा अमाउंट में नहीं लेके जाते, क्योंकि जो सी पोर्स, अगर एक सी प्लेट में 100 सी पोर है, कितने, तो फंक्शनल सिर्फ 7 8 10 15 20 25 रहते हैं। उतना ही फूड ट्रांसलोकेट होता है जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ऑटम आया तो लीफ सारी झड़ गई, तो अब शूट वाला पार्ट जो है वो रूट से फूड लेके खुद स्टोर करने लग जाए कि मैं स्टोर करता हूँ। तो फूड ट्रांसलोकेशन की एबिलिटी क्या हो जाती है। इसलिए आप गर्डलिंग हमेशा तभी करवाते हैं जब फूड आप शूट से किस तरफ ला रहे होंगे, रूट की तरफ। और बताओ, अब टॉपिक समझ में आ गया, अब तो कहानियां हैं, एग्जामिनर नहीं पूछेगा ये। अब ये लग रहा है कि सर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो आप देखो, आप सभी देखो, गैजेट सबके पास है। आप गूगल पे आपको गर्डलिंग लिखनी है, इमेजेस पे क्लिक करना है, 100 इमेज दिख जाएंगे आपको गर्ड होते हुए, ऐसे आपको फूला हुआ पार्ट ऊपर वाला, बहुत सारे इमेज दिख जाएंगे, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर। बताएंगे बच्चे, फ्री टाइम मिले थोड़ा सा। अभी तो क्लास भी अपनी रिकॉर्डिंग पे चल रही है, समझ रहे हैं मेरी बात है। हाँ, मैं बता दूंगा, पक्का वादा कर रहा हूँ आपसे। लेकिन अभी क्या कि क्लास में एक्सटेंड तो कर लेंगे बच्चे, लेकिन जो बच्चा इस क्लास को ऑनलाइन पढ़ेगा ना वहां से, उसके लिए जो एक्स्ट्रा बातें हैं टॉपिक से हट के, वो उसके लिए काम की नहीं। आप इस बात को समझो, वर्थ जो होती है ना, अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो ठीक है, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ साथ, तो उसमें ये होता है कि आप टॉपिक पर ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो उन बच्चों के लिए फायदेमंद चीज होगी जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो कल जैसे अपनी क्लास आएगी, उस क्लास में मैं 10 मिनट का टाइम निकाल लूंगा आपके लिए, और बढ़िया से आपको बता दूंगा। और बताइए, है ना। चलें, तो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं अपना। ये चैप्टर ट्रांसपोर्ट प्लान खत्म है, नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम, हाँ, एनसीईआरटी खोलेंगे, पेज नंबर 194। अच्छा, मेरे को कितने बच्चे ये बताएंगे कि मिनरल किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, तो मुझे बताओ मिनरल क्या होता है। बस मिनरल बता दो, जो अर्थ क्रस्ट से सप्लाई हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेटाबॉलिज्म में यूज हो, और नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। और ये सारी रटी रटाई बातें बोल रहे हो जो किताब में लिखी हुई है, बस वही। मिनरल मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं, मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ मिनरल होते क्या हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो और भी बहुत सारे हैं, वाटर भी इनऑर्गेनिक है, CO2 भी इनऑर्गेनिक है, मिनरल हो गया क्या। बोलो, हम ये वो सारी बातें बोल रहे हैं जो आज तक हमने मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से पढ़ी है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि मिनरल होता क्या है। हाँ, मिनरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, सॉइल से तो वाटर भी एब्जॉर्ब होता है, इनऑर्गेनिक तो वाटर और CO2 भी है, और मेटाबॉलिज्म के लिए पानी भी बहुत जरूरी है, वाटर भी बहुत जरूरी है, इसका मतलब वाटर मिनरल हो गया। एडिशनल एसेंशियल सप्लीमेंट, जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, आप एडिशनल नहीं बोल सकते, वरना इतना बड़ा चैप्टर इसके लिए होता। मतलब ये चैप्टर सिर्फ एडिशनल के लिए है, नहीं, एसेंशियल के लिए है। शब्द ही गलत है, नहीं बताएंगे ना। हाँ, ऐसे बताओ, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक substances which are absorbed from soil। यहां तक तो आप सबने बताया।
इससे आगे की बात है जो मिनरल डिस्क्राइब करती है। पूछो क्या? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। मिनरल होने के लिए अर्थ क्रस्ट से एब्जॉर्प्शन आयंस की फॉर्म में होना कंपलसरी है। बोलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, ये सब आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। सल्फर सल्फेट आयन की फॉर्म में, नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया आयन की फॉर्म में, फास्फोरस फॉस्फेट आयन की फॉर्म में, मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेट आयन की फॉर्म में, आयरन आयरन आयन की फॉर्म में, Fe+2 की, Fe+3 की फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg+2 की फॉर्म में, जिंक Zn+2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl- की फॉर्म में। तो ऐसा नहीं कि जो सॉइल से आता है वो मिनरल होता है, नहीं, सॉइल से तो वाटर भी आता है, लेकिन वाटर आयनिक फॉर्म में नहीं आता। जो आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। हाँ ना तो बोल दो, ठीक है। हमारा ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है बच्चे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल पर। किस पर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। हाँ, इन सब पर क्या है, समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से, पक्का? तो बताइए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, हाँ, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल, ये वो एलिमेंट्स है बच्चे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मैं एलिमेंट्स पता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर ये जो तीन है ना, ये नॉन मिनरल है। कार्बन CO2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन CO2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में, ये आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब। तो आप बताइए, हमारे चैप्टर में एलिमेंट तो हैं 17, बोलो ऐसे, मिनरल 14 ही। तो इन सब को आप बोलोगे एसेंशियल एलिमेंट्स। कितने? हाँ, एलिमेंट्स और मिनरल। क्लियर है बात? तो बेसिकली हमारे चैप्टर 14 मिनरल पर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम, निकल, इन सब पर। ठीक है बात या नहीं? आप बताइए, प्लांट्स में 100 से ज्यादा तरह के मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल सिर्फ यही है जो सामने लिखे हैं। तो चैप्टर में सारे नहीं पढ़ाए गए, सिर्फ क्या पढ़ाए गए? तो बताओ, अभी तक हमें प्लांट्स में 100 से ज्यादा, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और मिनरल्स मिले हैं। मोर देन 100 टाइप ऑफ मिनरल्स और एलिमेंट्स मिले हैं। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मिनरल और एलिमेंट्स मिले। कहां पर? प्लांट्स में। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? लेकिन समझने की बात ये भी है कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं बच्चे, हमें सिर्फ पढ़ना इनको ही है सारे, क्योंकि सारे एसेंशियल नहीं है। बच्चा कहता है अगर एसेंशियल नहीं तो प्लांट एब्जॉर्ब क्यों करता है? आप बताओ, जो कुछ भी सॉइल में होगा प्लांट सब एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर आप शुरू करते हैं, तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में स्टार्टिंग में एनसीईआरटी क्या करती है, आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाने से पहले ना वो सारे एलिमेंट बताती है जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे एनसीईआरटी पेज नंबर 143 देखो आप, 142 से चैप्टर शुरू हो रहा है, 143 पे देखो टेबल है एक, है ना, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स दिखे हैं भी, अर्थ क्रस्ट में कितने और ह्यूमन बॉडी में कितने, ऐसे, है ना। ये पता कैसे चला कि अर्थ क्रस्ट में इतना था और ह्यूमन बॉडी में इतना था? इसको क्या एनसीईआरटी ने सबसे पहले जब चैप्टर हमने शुरू किया ना, तो केमिकल कंपोजिशन का जो स्टडी है उसको किया गया। पूछो कैसे? उन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एरिया का अर्थ अर्थ का एक पीस ले लिया, बोलो अर्थ क्रस्ट, उसी अर्थ में उसी मिट्टी में ग्रो करने वाले एक प्लांट के वेजिटेबल पीस को स्टडी किया। पहले किसकी स्टडी हुई? फिर उसी अर्थ में ग्रो करने वाले प्लांट के वेजिटेबल पीस की स्टडी हुई। तो हमने देखा जो जो एलिमेंट किसमें थे वही सब किसमें। फिर उसी एरिया में सर्वाइव करने वाले एक एनिमल का लीवर पीस लिया गया, फिर उसकी स्टडी की गई। तो देखा गया जो अर्थ में था वो प्लांट में था, जो प्लांट में था वो लीवर में था। इसका मतलब सॉइल से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी प्लांट सॉइल में प्रेजेंट होता है प्लांट सब एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसमें से सब एसेंशियल है।
इतने एसेंशियल है। बच्चा कहता है आपको कैसे पता चला कि प्लांट्स में मोर देन 100 टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है? बोलो एनालिसिस किया हमने। पूछो कैसे? बोलो प्लांट एश एनालिसिस। तो अभी जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्लांट एश एनालिसिस। क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं बात या नहीं? आप बताइए, प्लांट एश एनालिसिस के लिए याद करिए कि जैसे अपने पास कोई एक स्मॉल प्लांट है, क्या है? कोई छोटा प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, या फिर बोलो ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है। इस स्मॉल प्लांट को या ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट को बोलो हमने गर्म किया ओवर द 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बोलो जितना भी इसमें क्या था वो सारा वेपर की फॉर्म में फ्री हो गया, वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहां से क्या हो गया। तो बोलो बचेगा क्या? क्या बचेगा? अब देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चे किसकी, स्मॉल प्लांट या ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेश वेट। क्या बोलेंगे? बोलो फ्रेश वेट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे आपने इसको गर्म किया तो वाटर तो इसका वेपराइज हो गया, तो सिर्फ यहां बचा क्या? ड्राई वेट में बचा बोलो ऑर्गेनिक मैटर प्लस इनऑर्गेनिक मैटर। तो बोलो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को मिलाकर क्या बोलते हैं? ठीक है। और फिर ये ड्राई वेट जो है बच्चे, इस ड्राई वेट को बोलो हमने और ज्यादा गर्म कर लिया ओवर द 600 डिग्री सेल्सियस, 600 से भी ज्यादा टेम्परेचर पे। तो बताइए इसमें जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, यस और नो, वो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा गैसेस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? और बचेगा सिर्फ बोलो प्लांट ऐश, राख बचेगी बस। सही है बात या नहीं? और इस प्लांट ऐश में ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? और इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का हम क्या करेंगे बच्चे? बोलो लेबोरेटरी में एनालिसिस। तो इसे कहते हैं प्लांट ऐश एनालिसिस। तो बताइए अगर फ्रेश वेट की बात करो तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और वाटर तीनों। किसकी बात करो? तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और वाटर तीनों। अगर बात करो सिर्फ ड्राई वेट की तो ऑर्गेनिक और अगर बात करो सिर्फ प्लांट ऐश की तो ओनली। बच्चा फिर काउंटर में पता क्या कहता है? सर अकेले इनऑर्गेनिक तो प्लांट ऐश कहते हैं, तो क्या अकेले ऑर्गेनिक को क्या कहेंगे? अरे पता ही नहीं, कोई बात। बायोमास नहीं भी पता तो मैं बताऊंगा, है ना। अकेले ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं? बायोमास। घबराना नहीं होता, ये क्या पूछ लिया सर ने। इकोलॉजी में वैसे पढ़ते हो आप, स्टैंडिंग क्रॉप और इसमें बायोमास में डिफरेंस होता है, बेसिक एक डिफरेंस होता है, दोनों में एक चीज नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? यानी तो बायोमास ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं। बोलो बायोमास क्यों कहते हैं? बायो का मतलब होता है लिविंग। बोलो वो मास जो बायो खुद बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं ना, मेरी बॉडी के या लिविंग ने बनाए हैं। ग्लूकोज फूड किसने बनाया? प्लांट ने। मैं उसको खा गया तो मैं मेरी बॉडी के लिए क्या करूंगा? कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मेरी सेल्स खुद बनाती है ना, रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट को यूज करके। लेकिन इनऑर्गेनिक मेरे को बाहर से लेने पड़ते हैं, मिनरल्स। इसलिए इनऑर्गेनिक को बायोमास। कितने लोगों के ऊपर से गई ये बात? एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, सुनोगे? बोलो इसलिए तो आए हैं क्लास में। नहीं, बोलो C55H72O5N4Mg, ये होता है ना, यस और नो? किसका फॉर्मूला ये? क्लोरोफिल का। हाँ ए का। इसको मान लो बर्न कर दिया आपने, बोलो जला दिया, बताओ क्या बचेगा? सिर्फ मैग्नीशियम, बाकी सब उड़ जाएगा भाई। क्यों? जला दिया, जला दिया तो बोलो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब गैसेस की फॉर्म में निकल जाएंगे। सिर्फ क्या बचेंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट बचेगा, बच्चों मिनरल बचेगा बस। कोई दिक्कत यहां तक? अब बच्चा कहता है भाई आपने प्लांट ऐश का क्या कर लिया? अब एनालिसिस से तो आपको पता चलेगा ना कि प्लांट में कौन कौन से इनऑर्गेनिक
सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे, उनमें से कौन सा एसेंशियल और कौन सा एसेंशियल, ये कैसे पता चलेगा? बोलो एसेंशियलिटी पता करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स है। बोलो सॉइल कल्चर, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ाया गया है वो हाइड्रोपोनिक्स है। क्या है? बोलो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लिक्विड कल्चर मीडियम विदाउट सॉइल। सॉइल के बिना प्लांट को लिक्विड कल्चर मीडियम में क्या करवा रहे हो? क्या कहेंगे? अच्छा, कितने लोगों ने मनी प्लांट देखा है? सब नहीं। बोतल में ग्रो करता हुआ देखा है? सब नहीं। वो हाइड्रोपोनिक्स से तो है, सॉइल है ही नहीं ना, सीधा पानी में ग्रो करवा रहे हो प्लांट को। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो प्लांट ग्रो इन लिक्विड कल्चर मीडियम विदाउट इज नॉन एज, शाबाश, पढ़े। बच्चा कहता है हाइड्रोपोनिक्स से एसेंशियलिटी कैसे पता चलती है? तो आप बताइए, जैसे अपने पास ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में भरा हुआ है, बोलो पानी, वाटर। हाँ, वाटर मतलब पानी, पानी मतलब जल, जल मतलब वाटर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हंस रहे हैं, देखो। आप बताइए, इसमें प्योर वाटर भरा है आपने, कैसा? और ऊपर से पूरा इसको बढ़िया से पैक कर दिया। ये ध्यान रखा कि बाहर से कुछ अंदर, समझ रहे हैं बात या नहीं? प्योरिटी पे ध्यान देना है यहाँ पर आपको। इसमें पूरा पैक किया बढ़िया से, ठीक है। फिर बताइए कि इसमें हमने प्लांट को क्या करवाया? ग्रो। मतलब जब हम इसको ग्रो करवा रहे थे ना प्लांट को, तो इस बात का ध्यान रखा था कि हमने जिस जगह पे प्लांट लगाया उस जगह पे पैकिंग अच्छी करी, ठीक है। और बाहर की तरफ ये शूट पार्ट है, शूट पार्ट में लीव्स होती है, ठीक है। तो ये प्लांट ग्रो कर रहा है वाटर में, और वाटर कैसा है? प्योर वाटर। कैसा वाटर है? प्योर वाटर। इस प्योर वाटर के साथ साथ हमने यहाँ क्या यूज किया? बोलो एक फनल, बोलो एक ट्यूब। एक एरेटिंग ट्यूब लगाएंगे, एक फनल लगाएंगे। बोलो क्या क्या लगाएंगे? एक तो फनल लगाएंगे और एक एरेटिंग ट्यूब। जैसे मैं इधर लगा रहा हूँ फनल, ये तो क्या है? फनल। और इधर लगा रहे हैं एक एरेटिंग ट्यूब, जिससे कि अंदर एयर आएगी। सही है। और एक लोहे की रोड लगा लो, ताकि आप इसको क्या कर पाओ? मिक्स कर पाओ, टाइम टू टाइम खिला पाओ। ऐसे ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं। एनसीईआरटी लगाई नहीं वैसे, हाइड्रोपोनिक्स में कुछ किताबें लिखती हैं, कुछ नहीं लिखती। एनसीईआरटी नहीं लगाई मिक्स करने के लिए। लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाओ तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो फनल है, प्लांट है, एरेटिंग ट्यूब है, कोई प्रॉब्लम? बताइए, जिस प्लांट का हमने एश एनालिसिस किया ना, जिस प्लांट का हमने, उसमें मान लेते हैं कि हमें टोटल 26 एलिमेंट मिले। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कितने एलिमेंट्स मिले? बोलो ए टू जेड। अब मुझे ये पता करना है कि प्लांट के लिए कौन सा एलिमेंट तो एसेंशियल, और कौन सा एसेंशियल, कौन सा एलिमेंट एसेंशियल और कौन सा एसेंशियल, कैसे पता लगाएं? समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बोलो, हमने 26 एलिमेंट जो यहाँ से लिए, प्योर वाटर था हमारे पास, हमने क्या किया, इस प्योर वाटर में 26 के 26 एलिमेंट मिला दिए। बोलो, पहले स्टेप में क्या किया? ए से लेकर जेड तक 26 के 26 क्या मिला दिए? बोलो, प्लांट ग्रो नॉर्मली। प्लांट नॉर्मल ग्रो करेगा, क्योंकि उसको सारी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल कर दी हमने। क्योंकि 26 के 26 एलिमेंट देते हो, हमें पता चल गया कि भाई यही एलिमेंट थे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्लांट इन 26 के साथ नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। अब क्या करो आप, नेक्स्ट टाइम फिर से ये सेटअप लगाओ, और इस पर प्लांट को 26 एलिमेंट ना देकर 25 दो। बोलो, ए से बी से जेड तक
और ए को एब्सेंट कर दो। ए को क्या कर दो और कहां से कहां तक दो? सही है। ए की एब्सेंस में अगर प्लांट ने ग्रोथ बहुत बढ़िया करी तो आप कहिए कि भाई ए प्लांट के लिए एसेंशियल। और अगर ए की एब्सेंस में प्लांट पर कोई भी इफेक्ट, तो आप समझ जाना कि ए इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर तो ए की एब्सेंस में प्लांट ने अच्छे से कर लिया काम, फिर तो सही है बात या नहीं। लेकिन अगर बच्चे ए की एब्सेंस में प्लांट पर कोई भी सिम्टम दिखाई तो आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं बात या नहीं? ऐसे आप बताओ नेक्स्ट टाइम फिर से आपने कितने एलिमेंट मिलाए? 25 बच्चे। इस बार आपने क्या किया, ए से जेड तक सब दिया, बी को एब्सेंट कर दिया। अब बी की एब्सेंस में अगर प्लांट ने ग्रो क्या कर लिया, क्या कर लिया अच्छे से, तो क्या बता देंगे। और अगर नहीं किया तो समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? पक्का? अच्छे से ये ऐसे एसेंशियलिटी पता कर लेंगे हम। ऐसे हमने सबका पता लगा लिया कौन कौन से एसेंशियल है, कौन से एसेंशियल। एक बात याद रखिए, प्योर वाटर लेना जरूरी है। पूछो क्यों? वरना हमारे रिजल्ट की जो प्योरिटी है ना बच्चे, वो खत्म हो जाएगी। हमारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है ना वो सही नहीं आएगा, प्योर नहीं आएगा। पूछो क्यों? अगर आप इम्प्योर वाटर लेते और पहले से इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती, अगर आप और पहले से इम्प्योरिटीज, और हमने कहा प्लांट तो वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है जो सॉइल में होता है, तो प्लांट ने उन इम्प्योरिटीज को भी क्या कर लेना था। सही है। और प्लांट उसके सिम्टम शो कर देता है इम्प्योरिटीज के। हमें तो ये लगता ना कि हमारा जो एलिमेंट एब्सेंट है उसका सिम्टम आ रहा है। हो सकता है कि वो एलिमेंट जरूरी होता ही ना, और जो इफेक्ट आया वो इम्प्योरिटीज का आया है। तो बोलो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा फिर। इसलिए प्योर वाटर लिया हमने। दूसरा बोलो प्रॉपर एरेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अंदर एयर आएगी ना, एयर से अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो एक फायदा है, पूछो क्या? कि जो रूट यहां से मिनरल्स क्या करेगी, है ना? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है? मेनली अगर मिनरल्स रूट कैसे एब्जॉर्ब करेगी, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। कहां से आएगी? रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन कैसे चलेगा? ऑक्सीजन से। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनती है। तो रूट कहती है कि अगर मेरे को क्या मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा, है ना? तो इसलिए ऑक्सीजन हम एयर देते हैं। एयर देने के दो फायदे हैं। पहला, एयर से अंदर ऑक्सीजन जाती है तो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। दूसरा फायदा ये है कि एयर फ्लो बढ़े। कितने लोगों ने फिश एक्वेरियम देखा है बच्चे? सब नहीं देखा है। अरे घरों में होता है ना फिश वाले एक्वेरियम से रंग बिरंगी मछलियां घूमती रहती हैं, उसमें ना एयर पंप चल रहा होता है, बुलबुले निकलते हैं कंटिन्यूअस, है ना? उससे अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल। हाँ। और दूसरा, बोलो उस पानी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, सेटल डाउन नहीं होंगे। एयर जो है वो पानी को हिलाती रहेगी, है ना? तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं। समझ पाए? पक्का? इसलिए प्रॉपर एरेशन जरूरी है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि ड्यूरिंग द हाइड्रोपोनिक्स एरेशन वी मस्ट। ठीक है बात? अच्छे से आगे बढ़े। हाँ बेटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ए इसलिए डाल दिया बच्चे 25 इसलिए डाल दिया क्योंकि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया ना कि ये एसेंशियल है या नहीं है। मैंने कहा अगर ए के बिना ग्रोथ हो गई तो एसेंशियल नहीं है, ए के बिना ग्रोथ नहीं हुई तो एसेंशियल है। मान लो अभी ए एसेंशियल है, फिर तो डालना ही पड़ेगा। और अगर मैं कह देता मैं ए को एब्सेंट कर रहा हूँ, फिर आप मेरे से डाउट क्या पूछते? सर अगर ए एसेंशियल होता तो मैं कहता मैं डाल दो, तो वो डाउट ना आए इसलिए मैंने सीधा ही 25-25-25 वाला एग्जाम्पल ले लिया। दिखाएंगे, अभी 2 मिनट वेट करिए उसके लिए, आप सब बताएंगे, है ना? चलें भी आगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे? एनसीईआरटी ने क्या किया, पेज नंबर 195 पे ऊपर तो ये डायग्राम दिया है, दिया है ना? हाँ बेटा उनको बोलना है रेसी ऑन कर देंगे, अंदर सफोकेशन बहुत हो रहा है। तो बात नहीं, बोल क्या बात के सफोकेशन से अंदर क्या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा ना, फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। कोई नहीं, इधर देखो आप, ये डायग्राम तो ऊपर एनसीईआरटी पेज नंबर 195 पे है ना? 195 पे नीचे की तरफ एक डायग्राम और है। वो डायग्राम है कि जो आजकल हम प्रोफेशनल लेवल पे यूज कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स का।
जैसे एक ये पाइप है, ठीक है, इधर बोलो एक वाटर टैंक है, इस टैंक में लग रही है मोटर। क्या लग रही है? मोटर क्या करती है बच्चे, नीचे से यहाँ से पानी उठाती है और ये पानी यहाँ से इधर जाता है। तो देखो पानी मोटर ने ऊपर उठाया, यहाँ से ये फ्लो बना और ये फ्लो जो है वापस इसी मोटर मतलब टैंक में आके गिर गया। लेकिन अभी आप इसको कहो पानी मत पढ़ो, अभी आप पढ़ो कि इस टैंक में ना मिनरल सॉल्यूशन है। क्या है? मिनरल सॉल्यूशन है और पाइप में प्रेजेंट है, बोलो छेद, मतलब पोर कर दिए हमने पाइप में। पाइप में क्या कर दिए? और उन पोर्स में हम ग्रो करवा रहे हैं किसको? प्लांट। ठीक है, तो ये एक प्लांट ग्रो कर रहा है यहाँ, ये प्लांट ग्रो कर रहा है यहाँ, देखो ऐसे। अब होगा क्या कि ये मिनरल्स टाइमली प्लांट ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा मिनरल होंगे ना वो वेस्ट नहीं जाएंगे, हाँ वापस इधर ही आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? और ये एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाया है। और एनसीईआरटी पेज नंबर 195 पे इस डायग्राम के ठीक नीचे काफी बड़ा सारा डिस्क्रिप्शन है डायग्राम का, उसको भी बढ़िया से पढ़िएगा। होता क्या है कि कुछ डायग्राम्स के नीचे डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बच्चा उनको क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है, और फिर एग्जाम में वहां से क्या आ जाती है स्टेटमेंट, फिर वो क्या कहता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, है ना। लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी होती है बढ़िया से, फिर वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। चलें भाई आगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। आप बताइए, एनसीईआरटी पेज नंबर 195 पे नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। इसमें एनसीईआरटी कह रही है कि जो कुछ भी सॉइल में प्रेजेंट होता है वो सब क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट। समझ रहे हैं बात या नहीं? जैसे इसमें एग्जांपल लिया उन्होंने इक्विसिटम का, कि इक्विसिटम ऐसी सॉइल में होता है जहां गोल्ड होता है, तो गोल्ड प्लांट में भी मिलेगा। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मतलब आप सोचे कि प्लांट भी मतलब ज्वेलरी पहन रहे हैं, गोल्ड एलिमेंट की बात चल रही है। तो बोलो जिस सॉइल में क्या होता है गोल्ड, वहां ग्रो करता है कौन? इक्विसिटम। तो इसका मतलब वो गोल्ड कहाँ मिलेगा? हाँ प्लांट में। सॉइल में तो है ही, तो वहां इक्विसिटम प्लांट ग्रो करेगा, तो वो गोल्ड एलिमेंट आपको कहाँ मिल जाएगा? प्लांट में भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसका मतलब है जो कुछ भी सॉइल में वो सब आगे बढ़े। चलो अब बताइए सर, अब बार बार ना एक टर्म बोल रहे हो, एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल। कहते किसको एसेंशियल एलिमेंट? मतलब अगला हमारा टॉपिक क्या है? क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, कि एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है। समझ रहे हैं बात या नहीं? व्हाट ना लाइन, ताकि जब पानी जाए तो वापस दोबारा टैंक में फ्लो अच्छा बने ना। नहीं समझ रहा? पंप से मैं पानी पाइप में भेज रहा हूँ, पानी वापस नहीं लाना, तो लाना है तो उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको इधर से, तो यहां से पानी जाएगा और वापस बड़ा फास्ट आएगा। समझ रहे हैं बात? बढ़िया से आगे बढ़े भाई। क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी, किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल कहा कब जाएगा? बोलो इसके लिए हमने क्या किया है, 3 क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं, जो जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे वो एलिमेंट एसेंशियल होंगे। जैसे पहला, बोलो एक एलिमेंट विच रिक्वायर्ड फॉर, बोलो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सही है? या आप इसी में सिनोनिमस टर्म बोल सकते हैं, नॉर्मल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, या इसी में ही आप बोल सकते हैं नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। समझ रहे हैं बात या नहीं? प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, प्लांट के नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट के नॉर्मल लाइफ स्पैन के लिए जो एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है ना बच्चे, वो बताइए तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पूछो कैसे? अभी मुझे आप बताओ कि आपकी क्लास में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है या प्लांट रिप्रोडक्शन, मतलब एनिमल रिप्रोडक्शन हो गया? तो आपको एक बात पढ़ाई जाती है रिप्रोडक्शन पढ़ाते टाइम, पूछिए क्या? रिप्रोडक्शन इज द साइन ऑफ मेच्योरिटी। मतलब रिप्रोडक्शन से पहले हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है।
वो पहले अपनी बॉडी को मैच्योर करता है, उसके बाद रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, कुछ भी, चाहे प्रोकैरियोट्स हो। रिप्रोडक्शन इज द साइन ऑफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले क्या करते हैं, ग्रो वेजिटेटिवली, जिससे वो अपने आप को क्या करेंगे। तो बताओ अगर किसी प्लांट की ग्रोथ क्या है तो उसका रिप्रोडक्शन भी नॉर्मल होगा ना, और अगर रिप्रोडक्शन क्या है तो उसका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल होगा। जैसे लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन, ये सब होते तो रिप्रोडक्शन बेस्ड ही है ना। और लाइफ स्पैन का मेन मोटिव क्या है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना ताकि अपनी स्पीसीज को स्टेबिलिटी दे पाए। यस और नो। तो अगर ग्रोथ क्या है, नॉर्मल, तो रिप्रोडक्शन क्या है, नॉर्मल। रिप्रोडक्शन नॉर्मल है तो, लेकिन आप सोचो अगर कोई एलिमेंट कम हो गया और प्लांट की ग्रोथ उसने क्या कर दी, डिले, स्लो, है ना। तो किसी प्लांट ने ग्रोथ करना था 6 महीने, उसके बाद फ्लावर बनाने थे, क्योंकि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो 6 महीने क्या करनी थी, ग्रोथ, और उसके बाद क्या बनाने थे। आज 8-9 महीने हो गए भाई, ग्रोथ में लग रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ में, तब तक वो फ्लावरिंग सीजन निकल गया उसका। क्यों, क्योंकि उसके पास उसका एसेंशियल एलिमेंट क्या था, एग्जैक्टली, इसलिए स्लो हो गई थी ग्रोथ। तो अगर आप चाहते हैं कि प्लांट ग्रोथ क्या करे, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो तो रिप्रोडक्शन भी नॉर्मल ही होगा और लाइफ स्पैन भी नॉर्मल होगा। सही है। तो ग्रोथ अगर नॉर्मल होगी तो बाकी सारे काम अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरा, बोलो एक ऐसा एलिमेंट जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो इन मेटाबॉलिज्म। अच्छा सांस लो बच्चे, नहीं पहले सांस लो आप। ऐसे क्या खींचा है आपने, मैग्नीज, पता है क्या कहता है, और Cl-। तो भाई हमारी वजह से तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर की स्प्लिटिंग वही Mn2+2 और Cl- करवाते हैं OEC में। डायरेक्ट है फोटोसिंथेसिस के, फोटोलाइसिस के लिए Mn और Cl-। कॉपर कहता है मेरे बिना एटीपी बना के दिखाओ आप, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के फोर्थ कॉम्प्लेक्स ईटीएस का कंपोनेंट हूं मैं, और अगर मैंने काम नहीं किया ना तो ईटीएस ब्लॉक हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, थोड़ी देर में आप भी ब्लॉक हो जाओगे। मैग्नीशियम पता है क्या कहता है, मेरे बिना सेल साइकिल चला के दिखाओ। पूछो क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और सेल साइकिल चलाने के लिए पहले एस फेज करवानी पड़ती है, और अगर एस फेज चल गई तो उसके बाद फिर जैसे ही आप एम फेज में डिवीजन के लिए आते हो, फिर कैल्शियम कहता है मेरे बिना चला के दिखाओ सेल साइकिल, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर बनवाता है। मैग्नीशियम कहता है मेरे बिना फोटोसिंथेसिस चलाओ आप, मैं पेप्केज और रोबुस्को एंजाइम का एक्टिवेटर हूँ। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, यस और नो। मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, सामने दिखते हैं कि भाई देखो मैं है, मैं हूं तो केमिकल रिएक्शन है। आप बताओ बच्चे, बिना नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के चला के दिखा दोगे क्या फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होगा नहीं क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं, कैसे चलाओगे आप फोटोसिंथेसिस। तो बोलो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मिनरल्स जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मेटाबॉलिज्म में, वो एसेंशियल होते हैं। और इसके बाद क्या पढ़ोगे, नहीं, बोलो नोट रिप्लेसिबल, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये परफॉर्म करते हैं बच्चे स्पेसिफिक फंक्शंस। सही है। जैसे आपको मैं कहूं कि भाई अपने पास क्लोरोफिल है, उसका फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। तो क्लोरोफिल होने के लिए क्या होना जरूरी है, अगर मिनरल की बात करूं तो मैं नाइट्रोजन और Mg। मान लो अभी प्लांट के पास मैग्नीशियम एब्सेंट है, मैग्नीशियम क्या है, सही है बात या नहीं, कोई बात नहीं। बोलो हम क्लोरोफिल का फॉर्मूला पढ़ेंगे C55H72O5N4Mn। क्या ये क्लोरोफिल है, क्योंकि Mg में M बड़ा है, G छोटा है, Mn में M बड़ा है, N छोटा है। तो बोलो देखो Mg वाला काम कर रहा है, पॉसिबल है क्या, नहीं। Mg नहीं, Mg जो काम करेगा वो Mg करेगा, वो Mn, वो MO भी नहीं कर सकता। ये नहीं कि इसमें भी M बड़ा और O छोटा तो ये काम कर ले ना, जिसका काम वही करेगा, कोई और। तो बताइए एक ऐसा एलिमेंट जिसके बिना कोई प्लांट अपनी नॉर्मल ग्रोथ कंप्लीट, वो एसेंशियल होता है। एक ऐसा एलिमेंट जो बच्चे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो किसमें, वो एसेंशियल होता है।
और एक ऐसा एलिमेंट जिसको रिप्लेस, वो भी एसेंशियल होता है। बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मिनरल्स के। किसकी? बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स और द एलिमेंट और द एसेंशियल एलिमेंट। पहले पढ़ेंगे, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट के बेसिस पर दो तरह के न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं। बोलो, एक तो याद करने हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या याद करने हैं? और एक आपको याद करने हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से याद करोगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मैक्रो किसको कहते हैं? बोलो, ऐसे एलिमेंट जो 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब 1 किलो ड्राई वेट है, उसमें 10 मिलीमोल चाहिए, इससे ज्यादा ही होने चाहिए तो मैक्रो। अगर इससे कम हुए तो प्लांट ग्रोथ बढ़िया नहीं करेगा, करेगा तो सही लेकिन बढ़िया करेगा नहीं। बढ़िया के लिए 10 मिलीमोल से अमाउंट 1 किलो ड्राई वेट में ज्यादा होनी चाहिए। सही है। और अगर इनकी रिक्वायरमेंट, बोलो, 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से कम रिक्वायरमेंट हो, सही है, तो फिर बोलेंगे क्या? माइक्रो। मतलब 1 किलो ड्राई वेट में अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा रिक्वायर्ड है तो मैक्रो। और अगर बच्चे पर केजी ड्राई वेट के अंदर 10 मिलीमोल से कम रिक्वायर्ड है तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसमें एलिमेंट्स के एग्जांपल आपको याद करने हैं। बोलो, नाइट्रोजन एलिमेंट बोल रहा हूं ना, तो कार्बन से शुरू करते हैं। बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बोलो, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और निकल। निकल नहीं भाई, निकल तो 5 5 पे है। निकल बोलो, निकल, ऐसे नहीं निकल। अंदर की मतलब फीलिंग बता रहे हो आप? है? नहीं, तो फिर निकल मत बोलो, बोलो निकल, NICKL, है ना? नहीं, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें बताओ कि भाई ये जो तीन है, CH और, ये तो नॉन मिनरल है ना? पूछो क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन तो CO2 की फॉर्म में आता है। कार्बन और ऑक्सीजन तो, अच्छा एक छोटी सी बात बताता हूँ, है बहुत छोटी सी लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता। बच्चे को अगर पूछूं ना कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मान लो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ C6H12O6, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कहाँ से आया? बोलो, CO2 से। हाइड्रोजन कहाँ से आया? बोलो, वाटर से। ऑक्सीजन कहाँ से आई? CO2 से। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और ऑक्सीजन दोनों CO2 से आते हैं। बच्चा फिर कहता है अरे ऑक्सीजन तो लेते भी है ना। बोलो, ये लेते हैं तो उससे पानी बना देते हैं ना। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता कभी कभी। और कोई पूछ लेना कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई है, आप बताना CO2 से आई है। कहाँ से बताओगे? हाँ, दुखी तो नहीं हो रहे? हो भी जाओगे तो क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 7 मई डेट आ गई है। हाँ, सही है बात या नहीं? 140+ डेज हैं आपके पास 7 मई से पहले पहले। एक दो दिन आपको ट्रैवलिंग के लिए भी चाहिए होते हैं, कहीं सेंटर आपका है इधर उधर जाने के लिए। और 98 टॉपिक्स हैं आपके पास टोटल पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब अभी सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि टॉपिक से ज्यादा दिन है ना? और ऐसा है भाई, हम रिपीटर्स है ना बच्चे, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी नहीं आता। सही है। तो 98 का 60% सिलेबस है जो मुझे पढ़ना है, क्योंकि 40% तो दिमाग में ऑलरेडी फिट है मेरे, और बिल्कुल बेसिक चीजें, है ना? तो इसका मतलब मेरे पास टोटल सिलेबस का अभी पर डबल डेज बाकी हैं, नहीं क्या? यस और नो? लेकिन जिस दिन बच्चे ये दिन हो जाएंगे 50 से कम, फिर कोई बच्चा एकदम से जगे और कहे कि सर अब सिलेक्शन करवाना है, फिर थोड़ा मुश्किल है बेटा। अभी एक्टिव हो जाओ, बहुत टाइम है, बढ़िया से कर लोगे, ठीक है ना?
ये क्या होता है कि बच्चा वेट कर रहा होता है। अभी तक बहुत सारे रूमर्स थे ना मार्केट में कि जून में होगा, जुलाई में होगा, इस बार तो सेशन लेट होगा, इस बार तो वो होगा। इस बार दुखी होना पड़ेगा, लेकिन अगली बार से ठीक हो जाएगा सब कुछ। फ्लो में तो 7 मई की डेट आ चुकी है, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और फोकस करिए, और पढ़ाई मैनेज मत करिए, टाइम मैनेज करिए। मैनेजमेंट टाइम के लिए होती है, पढ़ाई के लिए नहीं होती। पढ़ाई एक एसेंशियल चीज है, लेकिन बच्चों ने क्या कर रखा है, टाइम मैनेज नहीं करते, पढ़ाई मैनेज कर रखी है। नहीं, चलो, मतलब सहूलियत से पढ़ते हैं ना। ये आज फिजिक्स के सवाल अच्छे हो रहे हैं, तो बेटा फिजिक्स ही पढ़ता रहता है 3 घंटे। बायोलॉजी में उसको चीजें बढ़िया समझ में आ रही है। ट्रांसपोर्ट में, प्लांट में, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ने बैठा, ऐसा मजा आया उसको पढ़ने में। फिर 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे कब बायोलॉजी में लगा दिए उसको नहीं पता। लेकिन एक 2-2.5 घंटे बायोलॉजी में कंटिन्यू लगाने का मतलब है आप दूसरे सब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे हो। तो पर डे तीनों सब्जेक्ट टच करना कंपलसरी है आपके लिए। और क्लासरूम का जो डेली का सिलेबस है वो तो कवर करना ही, उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें बैक पोर्शन करना होता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? चलो, तो इसको समझो पहले आप, ये भी नीट में आएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और द मिनरल। ठीक है। आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल, ये 8 है माइक्रो, 6 है मैक्रो। इसमें से याद करो कि भाई जो एनपीके है, बोलो ऐसे, इनको ना क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं। पूछो क्यों? बोलो प्लांट को चाहिए ज्यादा, सॉइल में होता कम है। सिंपल बात है। बोलो जिसका कंजप्शन ज्यादा, सॉइल में उसकी अमाउंट कम, क्योंकि सारे प्लांट सॉइल से इन तीनों का एब्जॉर्ब करेंगे, तो सॉइल में क्या बनेगी? डेफिशिएंसी। इसलिए बताइए, जब कोई फार्मर क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करवाता है तो कम एरिया में ज्यादा प्लांट लगाएगा। कम एरिया में तो सबसे ज्यादा किसकी कमी आएगी? हाँ, इसलिए उसको बाहर से देना पड़ता है, और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है कि भाई लो, डालो खेतों में। क्योंकि न्यूट्रिशन, ये तीनों तो आपके सॉइल के अंदर कम रहेंगे रहेंगे, क्योंकि कम एरिया में ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर क्रिटिकल एलिमेंट। समझ रहे हैं बात या नहीं? आयरन जो होता है ना, आयरन, ये कुछ प्लांट्स के लिए मैक्रो एलिमेंट्स का काम कर लेता है, ठीक है ना। मैक्रो फॉर सम प्लांट्स। तो अगर कभी पूछ लिया जाए ना कि भाई मैक्रो और माइक्रो के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन, और अगर ये पूछे कि भाई मैक्सिमम रिक्वायर्ड एलिमेंट कौन, तो आप बताना मैक्सिमम रिक्वायर्ड कौन है? नाइट्रोजन। और फिर या एनसीईआरटी ने ये तो लिख के दिया है हमें नाइट्रोजन के अंदर कि प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड कौन होता है? नाइट्रोजन। लेकिन उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं लिखी। फिर बच्चा काउंटर पे आकर मुझे कहता है कि सर मैक्सिमम तो एनसीईआरटी ने लिखा है, मिनिमम कौन होता है? आप बताइए, मॉलिब्डेनम। ठीक है, इसको आप याद करना, मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है कौन? मॉलिब्डेनम। ठीक है बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा, प्लांट में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड मिनरल कौन? प्लांट में सबसे ज्यादा मिनरल कौन? मिनरल है कार्बन। नॉन मिनरल है कार्बन तो यार, कौन बोला था? इधर देख, कार्बन क्या है? हाँ, मैं कह रहा हूं प्लांट में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड मिनरल कौन? रिक्वायर्ड नाइट्रोजन। प्लांट में सबसे ज्यादा मिनरल कौन? कैल्शियम। मिडिल लेमिला में प्रेजेंट होता है ना। हाँ, सबसे ज्यादा स्टोर मिनरल होता है बच्चे, कौन? कैल्शियम। तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड कौन? हाँ, ऐसे चले आगे। ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। किसके बेसिस पर? अच्छा, खाना खाते हो? रोटी सब्जी, है ना? बोलो ये तो रोटी सब्जी है, एसेंशियल खाना है, बोलो। बोलो ऐसे, एसेंशियल। लेकिन साथ में अचार हो, छाछ हो, दही हो, काम चलता है, बढ़िया टेस्ट आ जाता है। ऐसे बताओ, प्लांट के लिए भी है। बोलो बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बोलो सोडियम, कोबाल्ट, सिलेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम। एसआई सिलिकॉन, एससी सिलेनियम, सीओ कोबाल्ट और Na सोडियम। ये एसेंशियल नहीं, बेनिफिशियल है। जैसे खाना बहुत जरूरी है, लेकिन अचार मिल जाए तो टेस्ट आ जाता है। वही बात है। हो ना हो तो ठीक है, रोटी सब्जी तो उससे पेट भर लेंगे हम तो। नहीं समझ रहे मेरी बात? वही प्लांट कह रहा है कि ये तो होने चाहिए ऊपर वाले तो। ये अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो काम चलेगा। मैं जैसे ही पढ़ा के निकलता हूँ बाहर, बच्चा फिर काउंटर पे मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सर ये सोडियम तो एसेंशियल होता है ना सर? मैं कहता हूँ अरे ये क्यों एसेंशियल होता है?
तो सर इसके बिना सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा। कौन? तो मैं कहता हूँ सोडियम पोटेशियम पंप न्यूरॉन्स में होता है, प्लांट में न्यूरॉन होती नहीं। हमारे लिए एसेंशियल है सोडियम, हम एनिमल्स हैं, एनिमल्स में न्यूरॉन्स है, हमारे लिए प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं, बेनिफिशियल होता है। बोलो ऐसे, नहीं समझ पाए बात आप? बढ़े आगे। पोटेशियम, कौन सा वाला? वो H प्लस और पोटेशियम आयन थे बच्चे, सोडियम कहाँ था वहां? टोमेटा की ओपनिंग के टाइम पे H प्लस और पोटेशियम आयन थे। अगर ये सोडियम वहां काम कर रहा होता तो प्लांट के लिए ये भी एसेंशियल हो जाता ना। वहां तो पोटेशियम आयन था, और मैंने एग्जांपल के साथ पढ़ाया था एनसीईआरटी पेज नंबर 196 पे 4 नंबर पॉइंट, सोडियम नहीं था ना। चले भी आगे। ये तो वो बोलो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। अब बात करते बोलो ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन। सही है। सबसे पहले बोलो सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? बोलो सर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लिविंग बॉडी आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग बॉडी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। सही है बात या नहीं? ठीक है। अब आप बताओ कि बायोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होना जरूरी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए CHO होना जरूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर एसेंशियल। कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमोल, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो CHO के बिना तो ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता ना। सही है। तो बोलो ये तो बेस एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, लेकिन इनके साथ साथ हेल्प कौन करता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। जैसे बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ोगे? बोलो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, लिपिड्स में CHO होता है, लेकिन प्रोटीन्स में CHO तो होता ही है, साथ में NH2 भी होता है, नाइट्रोजन आ जाती है। न्यूक्लिक एसिड में बोलो नाइट्रोजन तो होता ही है, नाइट्रोजन बेस, साथ में फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म में फॉस्फोरस और आ जाता है। और प्रोटीन्स में बच्चों कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी होता है। कौन कौन से? सिस्टीन और मिथियोनिन में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर। क्या प्रेजेंट होता है? तो वहां सल्फर भी एसेंशियल हो गया ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बेसिक बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो तो CHO बनाता है। कौन बनाता है? लेकिन साथ में हेल्प NPS भी करते हैं ना। इसलिए आप ध्यान रखना कि बोलो CHO को, बोलो CHO को फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि बेसिक फ्रेमवर्क तो यही बनाएंगे, और उनके साथ फिर मिनरल जुड़ेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब। अरे हाँ ना तो बोलो, आगे बढ़े। हाँ नंबर 2 पे बोलो एंजाइम एक्टिवेटर। अच्छा कितने बच्चों ने एंजाइम अच्छे से पढ़ा था? सब नहीं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम सिंपल होते हैं, होलो या कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर के 3 टाइप थे, को एंजाइम, मेटल एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। मेटल एक्टिवेटर मिनरल ही तो थे। जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर रुबिस्को एंड पेप्केज। मॉलिब्डेनम इज एक्टिवेटर ऑफ द नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम। पढ़ाई थे ना मैंने, वही तो बात बता रहा हूँ। और ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी पेज नंबर 196 पे जो फंक्शंस दिए गए, इसके 3 नंबर फंक्शन में है, देखो। और पढ़ाया भी था मैंने जब मैं एंजाइम एक्टिवेटर पढ़ा रहा था। जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइड के लिए ये 159 पे है। 159 पे को फैक्टर में 4th पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल है। जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ कौन सा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर भी जिंक है ना। नंबर 3 बोलो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स का सिंथेसिस या फॉर्मेशन भी यही करते हैं। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बोलो, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन है? तो बोलो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
आप बताओ एडिनोसिन जो है इसमें एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है तो नाइट्रोजन होगा। ट्राई फॉस्फेट है तो बोलो बिना फॉस्फेट के नहीं बन सकता, तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट चाहिए। ऐसे बोलो एडीपी, ऐसे बोलो एनएडी, ऐसे बोलो एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। सही है बात या नहीं? और साथ ही साथ याद करो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है। पूछो क्यों? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, एक्टिवेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिससे पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है। सही है बात? 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन देखो, बोलो ये सेल का मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मेंटेन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। याद करिए स्टोमेटा की ओपनिंग के टाइम पे एग्जाम्पल पढ़ा था हमने पोटेशियम आयन का। हमने कहा था जब H+ आयन बाहर चले जाते हैं ना, तो अंदर मेलेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और उस मेलेट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन अंदर आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने में। और जब पोटेशियम अंदर क्या आ जाते हैं? ज्यादा, तो उसको बैलेंस करने में Cl- भी आ जाता है। याद करिए आप, याद है या नहीं है? पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? यस और नो? तो आप बताओ एनसीईआरटी पेज नंबर 196 पे ऊपर ऊपर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी क्या पढ़ा रही है? बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल में कौन कौन है? सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम। फिर उसके बाद इसके फंक्शंस है चारों, रोमन में देखो 1 2 3 4। और फंक्शन से बाद टॉपिक शुरू होता है रोल ऑफ द मैक्रो एंड। पढ़ना चाहोगे? नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा ना उसके लिए। नेक्स्ट क्लास में अपने रोल नहीं पढ़ेंगे, पहले पहले मैं आपको 198 पे पढ़ाऊंगा डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी 199 से। ये पढ़ाने के बाद अपने रोल शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? हाँ ठीक है, तो इतना एनसीईआरटी कवर करके आइएगा बढ़िया से।